तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्यामिति। तो दोस्तों इसमें होता है कि इसमें क्या होता है, चार क्वार्टर दिए रहते हैं। कितने दोस्तों, चार क्वार्टर दिए रहते हैं। ठीक, ये रहा क्वार्टर, मतलब इसके भाग। ठीक है, क्वार्टर मतलब चढ़ाने वाला का नहीं। ठीक है, तो इनकी जो ये एक्स मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष। और जो वर्टिकल लाइन है दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ठीक, इसे हम वाई अक्ष बोलते हैं। और जो हमारी जो बिंदु होता है, जो हम पहले सबसे पहले जो क्वार्टर ये दिया रहता है बिंदु, बिंदु दोस्तों क्या होता है, कोई भी बिंदु तो मान लेते हैं ए एंड बी। ठीक, हमारे पास एक बिंदु है ए एंड बी। ठीक, जो पहली वाली बिंदु है दोस्तों ए, इसे हम क्या बोलते हैं, जब ए वाला बिंदु है तो दोस्तों मान देते हैं ऐसा। ठीक, और ये भी ऐसा। ठीक, जो हमारा जो ए बिंदु था इसे हम क्या बोलते हैं, भुज। इसे हम क्या बोलते हैं, भुज। और जो बी बिंदु है दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं, कोटि। कोटि, कोटि मतलब क्या होता है, कोटि मतलब कोठी। तो कोठी क्या होती है दोस्तों, कोठी खड़ी होती है लंबा लंबा। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोठी, कोटि। और जो पहला बिंदु होता है, जब चलते हैं रास्ते पे तो उसे हम क्या बोलते हैं, पहले हम भुज पे ही चलते हैं। पहले हम भुजा पे ही तो चलेंगे, पहले हम कहाँ पे चलेंगे, पहले हम भुजा पे ही चलेंगे। तो हमने क्या कर दिया, भुज बांध दिया। और भुजा पे चलने के बाद कहीं भी हम जाते हैं, कोई कोठी वगैरह पे जाते हैं, क्या होता है, पहले जमीन पे चलेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चलने के बाद हम क्या कहते हैं, छत पे जाते हैं या कहीं ऊपर जाते हैं या कहीं कोठी वगैरह होती है दोस्तों, कहते हैं हमारा ये कोठी थोड़ी है, तो वहाँ पे कोठी पे चढ़ते हैं। तो कोठी पे चढ़ने का मतलब हम क्या वर्टिकल प्लेन पे चल दिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें दिया होती इसके जो चिन्ह दिए रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम चिन्ह। तो यहाँ पे क्या होता है, सब पॉजिटिव होते हैं। क्या, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी एक्स क्या होते हैं दोस्तों, एक्स और वाई क्या होते हैं, पॉजिटिव बिंदु होते हैं। हम जैसे इसमें आ जाएंगे दोस्तों, जब हम इसमें आ जाएंगे तो इसमें आएंगे दोस्तों, तो एक्स इधर होता है, तो एक्स क्या होता है, इधर होता है। लेकिन ये प्लस में था तो एक्स इधर क्या है, माइनस में है। तो जब एक्स इसमें है तो पहले हम क्या चलेंगे, पहले हम इस पे चलेंगे ना, भुज पे ही चलेंगे। तो भुज क्या, हम इस पे चल रहे हैं तो क्या हो, एक्स हमारा माइनस में जा रहा है, एक्स हमारा किस पे जा रहा है, माइनस में जा रहा है। लेकिन जो एक कोटि है, तो कोटि में चिन्ह परिवर्तन होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये एक ही प्लेन पे है। इधर भी चल रहे हैं तब भी इसमें था, इधर भी चल रहे हैं तब भी हम ऊपर ही चल रहे हैं। तो क्या होगा, वाई क्या है, पॉजिटिव रहेगा। वाई क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसमें क्या है, सभी पॉजिटिव हैं। हम बात करते हैं जब तीसरे वाले में आ जाए, पहला क्वार्टर है या सेकेंड क्वार्टर है या थर्ड क्वार्टर है। हम जब तीसरे वाले क्वार्टर में आ जाएंगे तो इसमें क्या होगा दोस्तों, हमने तो एक्स पे चल दिया, तो एक्स पे चला तो एक्स क्या है, इसमें एक्स तो माइनस है पहले से ही चिन्ह के साथ है। लेकिन जब हम वाई पे चलेंगे तो वाई क्या है, नीचे आ रहा है, मतलब क्या है, माइनस में जा रहा है कि नहीं, वाई क्या है, नीचे जा रहा है मतलब माइनस में जा रहा है। तो इसमें क्या है, एक्स और वाई क्या होंगे, दोनों माइनस में होंगे, एक्स और वाई दोनों माइनस में होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे क्वार्टर में, चौथे वाले क्वार्टर में चलते हैं। चौथे वाले क्वार्टर में चलेंगे तो इस पे चलेंगे दोस्तों, तो एक्स इसमें क्या है, पॉजिटिव है, तो एक्स क्या है, हमारा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब बात करें नीचे आ रहे हैं तो वाई क्या है, वाई हमारा क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। वाई क्या हो जा रहा है दोस्तों, माइनस हो जा रहा है। तो दोस्तों हमारा क्वार्टर यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक क्वार्टर, चिन्ह, भुज, कोटि, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक बिंदु होता है, इसे क्या होता है, ये बिंदु होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ये क्या है दोस्तों, मूल बिंदु, ये रहा मूल बिंदु। अब मूल बिंदु दोस्तों आप देख रहे हैं, कहीं हम एक्स पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, वाई पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। जब हम इसमें ना तो एक्स पे चल रहे हैं ना तो वाई पे चल रहे हैं, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक बन जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 एंड 0। क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब बात करें जैसे दोस्तों इसका क्वार्टर में हमें क्या प्रतिबिंब निकालना आ जाए, जैसे एग्जाम में पूछ लेता है कोई बिंदु दे देकर, क्या दे देकर, कोई बिंदु देकर, जैसे दे दे 2 और 3 का प्रतिबिंब ज्ञात करना। कितना प्रतिबिंब ज्ञात करना है, एक्स अक्ष के सापेक्ष। क्या, एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या ज्ञात करना है दोस्तों, प्रतिबिंब। हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है किसके सापेक्ष, एक्स अक्ष के। तो हम क्या करते हैं, पहला नंबर क्वार्टर बना लेते हैं। हम सभी को मार्क 2 3 4 कितने तक है, मैक्सिमम 3 तक है, 2 3।
1 2 3, 1 2 3 4 4 4। ये क्या है? ये एक्स अक्ष प्लस वाला है, ये वाई अक्ष क्या है? प्लस वाला है। ये एक्स अक्ष किसमें? माइनस में है, वाई अक्ष क्या है? माइनस में है। ठीक, तो हम पहले भुज पे चल रहे थे, 2 यहाँ तक आएगा, 2 यहाँ तक, और 3 वाई पे चल रहे हैं, तो क्या 1 2 3 किस पे जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गया? 2 और 3 बन गया ये बिंदु। अब कह रहे हैं एक्स अक्ष के सापेक्ष, तो एक्स अक्ष तो हमारा ये है, एक्स अक्ष तो हमारा ये है। अब क्या एक्स अक्ष के सापेक्ष कहाँ है? एक्स अक्ष के सापेक्ष कहा, तो हम दर्पण को यहाँ पे रख देंगे। क्या रखेंगे? दर्पण को मान लेते हैं हम कुछ, ये रहा, ये हमने दर्पण को ऐसे रख दिया, यहाँ पे रखा। तो दर्पण में एक खास बात होती है दोस्तों, हम कोई भी प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब उतनी ही दूर पे दिखता है। कहाँ पे दिखता है? उतनी ही दूर पे दिखता है, लेकिन क्या उसका पार्श्व क्या होता है? बदल जाता है। उसका पार्श्वीय चिन्ह बदल जाए, मतलब दाएं का बाएं दिखता है और बाएं का दाएं दिखता है। तो इसमें भी तो यही होगा। अब ये है, अब जब ये है तो ये वाला बिंदु उठ के यहीं पे कहीं आएगा, यहाँ पे उठ के कहीं यहीं पे, यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। लेकिन जब इसका चिन्ह चेंज हो गया, कि इसका क्या हो जाएगा? चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक, अब ये इतनी दूरी पे बनेगा, इतनी दूरी मतलब 2 तो यहाँ पे है, 3 यहाँ पे जाएगा, मतलब ये यहाँ पे बन जाएगा। क्या बनेगा? 2 और 3, 2 और 3 यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका क्या है? इसका क्या हो जाएगा? लेकिन अब देखिए यहाँ पे हम एक्स और वाई चल रहे थे, दोनों क्या था? पॉजिटिव था, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। लेकिन जब जैसे इसमें हम आएंगे तो इसमें क्या हो गया? इसमें तो एक्स पॉजिटिव है, लेकिन क्या है? वाई माइनस है, तो क्या होगा? वाई माइनस में जाएगा। वाई क्या हो गया? माइनस में चला गया। ठीक, तो इसमें आप क्या समझे? अगर एक्स अक्ष के सापेक्ष कहा जाए तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा एक्स पॉजिटिव रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? वाई का चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। अब जैसे यहाँ पे ये मिटा दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे यहीं पे दे दे, ठीक, दूसरा वाला जैसे दे दे 2 और 3 की जगह पर क्या करते हैं? यही मान लेते हैं 3 और 4 का क्या करते हैं? वाई अक्ष के सापेक्ष, किसके? वाई अक्ष के सापेक्ष में प्रतिबिंब निकालना बोल दे। तब वाई अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालने के लिए बोल दे तो हम इसे फिर से हम कोऑर्डिनेट में दर्शाते हैं, सिर्फ बताने के लिए दोस्तों। बाकी आप ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि दोस्तों इसका फार्मूला बहुत ही, फार्मूला क्या आप पहले जानकारी होनी चाहिए कि बनता कैसे है। ठीक, तो एक्स इसमें क्या होता है? पॉजिटिव होता है, वाई यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है, एक्स यहाँ पे क्या होता है? निगेटिव होता है, यहाँ पे वाई क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक, तो हम एक्स पे चल रहे हैं, कोई चिन्ह तो है नहीं, तो एक्स मतलब यहाँ पे 3 तक चल रहे हैं, और वाई कहाँ तक जा रहे हैं? 4 तक जा रहे हैं, तो वाई 4 तक जाएंगे, मतलब यहाँ पे कहीं बनेगा। तो इसका बिंदु कितना आया? 3 और 4। किसके सापेक्ष कह रहा है? वाई अक्ष के सापेक्ष कह रहा है। किसके सापेक्ष कह रहा है दोस्तों? वाई अक्ष के सापेक्ष कह रहा है। वाई अक्ष मतलब ये रहा, हम शीशा यहाँ पे रख दिए। अब शीशा यहाँ पे रखेंगे, कितनी दूरी पे? इतनी दूरी पे है, तो इतनी दूरी पे उठ के यहाँ पे आ जाएगा, इतनी ही दूरी पे उठ के दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। क्या ऐसे उठा के हम ऐसे इधर पलट दिए, क्या किए? यहाँ से उठा के ऐसे था, तो इसको उठा के ऐसे कर दिए, ये मान लेते हैं ऐसा था। ठीक, तो इसको उठाए हम ऐसे पलट दिए, तो यहाँ पे कहीं बन गया। अब देखिए यहाँ पे जब बन गया तो ये 4 तो यहाँ तक जा रहा है, बना कि नहीं वहीं पे? और 3 कहाँ पे है दोस्तों? 1 2 3 और 4, ये रहा। ठीक, यहाँ पे तो इसका चिन्ह क्या बन जाएगा दोस्तों? 3 और 4 ही रहेगा। लेकिन अब देखिए वाई अक्ष के सापेक्ष बोला है, तो वाई पे कहीं थी, वाई दूरी तो वहीं पे है, लेकिन क्या एक्स वाला डिस्टेंस चेंज हो रहा है? यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक, तो हमने क्या सीखा है यहाँ पे? अगर वाई अक्ष के सापेक्ष बोले दोस्तों, क्या हो जाएगा? वाई अक्ष के सापेक्ष तो एक्स का चिन्ह चेंज होगा, लेकिन वाई का चिन्ह नहीं चेंज होगा। क्या होगा? एक्स का चिन्ह चेंज होगा, लेकिन वाई का चिन्ह नहीं चेंज होगा। लेकिन जब यहाँ पे एक्स अक्ष के सापेक्ष बोला था तो एक्स का चिन्ह नहीं चेंज हो रहा था, वाई का चिन्ह चेंज हो रहा था। मतलब जिस अक्ष के सापेक्ष कहा जाए हमारे बिंदु वहीं रहेंगे, लेकिन अगर एक्स के अक्ष सापेक्ष कहा जाए तो एक्स का चिन्ह सेम रहेगा, लेकिन वाई का चिन्ह बदल जाएगा। अगर वाई अक्ष के सापेक्ष कहा जाए तो वाई का चिन्ह सेम रहेगा, लेकिन एक्स वाला चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर यहीं पे दोस्तों बात कर दें, ठीक, मूल बिंदु से, क्या बोलते हैं दोस्तों? मूल बिंदु से होकर गुजरती है। अब तीसरा वाला क्या है दोस्तों? जैसे दे दे कितना? -3 और
2 का, -3 और 2 का मूल बिंदु के सापेक्ष, किसके दोस्तों? मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब। तो मूल बिंदु तो आप लेते हैं दोस्तों, मूल बिंदु भी बना लेके देख लेते हैं कितना है, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 3 तक जा रहा है। ठीक, तो बना लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, और मैक्सिमम यहाँ पे 2 तक जा रहा है, तो इसे भी 3 कर ले, 1 2 3, 1 2 3। ठीक, ये एक्स अक्ष है पॉजिटिव वाला है, ये वाई अक्ष क्या है? पॉजिटिव वाला है। एक्स अक्ष क्या है? माइनस वाला है। ये वाई अक्ष क्या है? माइनस वाला है। ठीक, अब हम कहते हैं वाई पे जा रहे हैं माइनस में, जब हम वाई पे जा रहे हैं माइनस पे, माइनस पे लेके जाते हैं कहाँ तक? 3 तक। ठीक, और एक्स अक्ष पे कितने जा रहा है? प्लस में जा रहा है। एक्स इधर माइनस, लेकिन इधर क्या? प्लस में है। ठीक, तो ये रहा, तो यहाँ पे क्या निकल के है? -3 और 2, -3 और 2। ठीक, अब इसका प्रतिबिंब अगर जैसे मूल बिंदु के सापेक्ष का है, तो हम इसको हम ऐसे तो रख नहीं सकते, ऐसे हम दर्पण तो रख नहीं सकते। क्या होगा दोस्तों? हम दर्पण को ऐसे रख नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों इसमें कहा है, तो हम दर्पण को कैसे रखेंगे? इस साइड रखेंगे। क्या रखेंगे? दर्पण को हम ऐसे रखेंगे। जब हम दर्पण को ऐसे रखेंगे तो ये पूरा उठ के इधर आ जाएगा, ये पूरा ऐसा है तो उठ के इसमें आ जाएगा। ये कहाँ पे आएगा? ये इसमें आ जाएगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। ठीक, क्या चिन्ह चेंज होगा, लेकिन जो बिंदु है, जिसके मान है वही रहेंगे। कितना आएगा दोस्तों? क्या पे 1 2 3, मतलब ये वाई अक्ष पे क्या आ जाए? 3 तक, और एक्स अक्ष पे 2 तक। ये रहा, कितना आएगा? 3 और 2, 3 और 2। अब बात करते हैं चिन्ह आया कहाँ से? चिन्ह भी इलेक्ट्रिक वगैरह होती नहीं दोस्तों, यहाँ से सब चीज़ होता है। हमारे जो फर्क बताया है आपको चिन्ह वाला, कार्तीय तलवे, वही चिन्ह होता है। ठीक, अब यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है? वाई पॉजिटिव है। वाई क्या है दोस्तों? पॉजिटिव है। एक्स यहाँ पे, एक्स वाला दोस्तों यहाँ पे जाएगा। हमारा जो प्रतिबिंब था गलत हो गया, ध्यान नहीं दिया माइनस का। कितना है? 3 एक्स पे है, एक्स 3 यहाँ पे जाएगा, और वाई पॉजिटिव है तो मतलब 2 यहाँ पे जाएगा। तो कितना है दोस्तों? -3 और 2। ठीक, ये रहा ये बिंदु। अगर इसका जब प्रतिबिंब देखना हो तो ये उठ के ऐसा है, ये ऐसा है। हम शीशे को ऐसे रखेंगे नहीं, हम शीशे को ऐसे रखेंगे नहीं, शीशे को हम क्या रखेंगे? ऐसा रखेंगे। शीशे को हम ऐसा रखेंगे, जब ये ऐसा है तो उठ के इसमें आ जाएगा, तो उसके इसमें आएगा दोस्तों, कहाँ पे जाएगा? ये यहाँ पे है, तो मतलब ये कहाँ पे जाएगा? 3 इस पे जाएगा। ठीक, 3 तो इसमें जाएगा। ठीक, एक्स ये रहा, 3 और 2, ये कहाँ पर प्रतिबिंब हमारा? यहीं पे कहीं बनेगा, तो ये चिन्ह हमारा वैसे ही रहेगा, मतलब चिन्ह तो चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आए, मतलब जो चिन्ह यहाँ पे था वो यहाँ पे क्या हुआ? पूरा चिन्ह बदल गया। तो पूरा चिन्ह बदल गया, यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव था, तो ये क्या? एक्स माइनस में था, लेकिन हम एक्स इसमें आ गए, तो एक्स क्या हो गया? प्लस हो गया। और वाई क्या है? वाई पॉजिटिव है, लेकिन वाई इसमें नीचे आ गए, तो क्या हो गया? माइनस हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, जब मूल बिंदु की बात की जाए तो एक्स और वाई का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव में आएगा। ये देखिए, जिसमें जिसके सापेक्ष बोला है दोस्तों, वो बिंदु सेम थे, लेकिन जब मूल बिंदु की बात आ जाए तो उसमें सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, लेकिन उसकी जो परिमाण है या वैल्यू है वो क्या होगी? कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसके थोड़ा आगे की, इसके आगे की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ तक हो गया है तो ये हो गया। जैसे दोस्तों दे दे 2 बिंदु, क्या है? ए और बी, ये 2 बिंदु दे दे। अब बोलते हैं इसका बिंदु का निर्देशांक क्या है? x1 y1, और इसका निर्देशांक क्या है? x2 और y2। ठीक, अब बोलते हैं कि इसकी लंबाई ज्ञात करना है, AB की लंबाई, AB की लंबाई या इनके बीच A और B के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदु के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यही तो लंबाई हुई। तो इसे हम क्या? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिस्टेंस से। तब इसका फार्मूला ऐसा है दोस्तों, ये रहा, अंडर रूट में रहेगा। क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक,
क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर या इसी के बराबर होता है दोस्तों, या तो इसे आप प्लस कर दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। ठीक, क्योंकि दोस्तों ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा आपको पता है डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर इसी के दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ ली यहाँ का बिंदु P, ठीक, ये रहा, ऐसा कुछ बनेगा, मतलब यहाँ पर कुछ काटेगा तो इसका मध्य बिंदु कुछ ऐसी आएगा। तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु P का निर्देशांक मतलब जिसे बोलते हैं मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा जब मतलब ये पूरी दूरी है, जब ये पूरी दूरी है मतलब क्या कर रहे हैं हम इसमें, अगर x ये मान लेते हैं यहाँ से कितना है 3, ये 2 है और 3 है। ठीक, सिर्फ समझाने के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जोड़ेंगे, इसका जोड़ के हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बीच का पता चल जाएगा। तो यही तो हम इसमें करेंगे, यही तो हम इसमें करेंगे, यही तो इसमें करेंगे। तो हम पहला बिंदु क्या है, x है, तो हम क्या करेंगे x1 और x2 को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, x1 प्लस x2 क्या किए, जोड़ के हम आधा कर दिए। अब इसका भी कर लेते हैं y का, तो y वाला निर्देशांक क्या बनेगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड आप 2। क्या हो गया, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक पता चल गया। ठीक, आप फार्मूला आज पढ़ लीजिए, बाकी कल क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर यही जो रेखा है, यही जो रेखा है दोस्तों, मान लेते इसे हम किसी एंगल पे झुका दें, ये रहा, ये रेखा को हम किसी एंगल पे इसे झुका दिए A और B। ठीक, किसी एंगल पे झुका दिए, मान लीजिए थीटा के एंगल पे, तो इसका निर्देशांक क्या x1 और x2 था, और इसका निर्देशांक क्या है x2 y2। ठीक, x1। अब कहते हैं कि इनके बीच की दूरी मतलब AB की लंबाई ज्ञात कर दे। ये क्या था, ये एक सीधी रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए था, लेकिन जब बात करें इसके जो झुका हुआ है मतलब आनत तल का रेखाओं के बीच की दूरी, तब इसके लिए फार्मूला बन जाएगा दोस्तों। इसके लिए फार्मूला इतना ही रहेगा, ये जो फार्मूला है इतना ही रहेगा, लेकिन इसके थोड़ा आगे झुक जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस में 2x1 माइनस x2 इंटू y1 माइनस y2 इंटू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये सारे वैल्यू क्या है, कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर ये किसी आनत तल पे झुका या किसी एंगल पे झुका हुआ है, तब उनके बीच की दूरी के लिए ये वाला फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कैसे बन रहा है। मैंने आपको पूरा एक एक चीज़ बताया है, कहीं से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर से कोशिश करेंगे या फिर आप एक बार और देख लीजिए, तब भी समझ में आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब बात कर लेते हैं तो इसके आगे थोड़ा दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों इसके आगे। मैंने यहाँ आगे बता दी बीच की दूरी तक का, इसे हम क्या A और B, x1 y1 और क्या x2 y2, इसे हम क्या मान लेते हैं P। और क्या ये रेखा क्या करे, इसको दो भागों में बांट रही है, इसको क्या कर रही है, दो भागों में बांट रही है। लेकिन इसके पहले क्या बता, उसे दो बराबर भागों में बांट रही थी, तब उसका निर्देशांक कुछ और था। लेकिन जब इसे दो भागों में बांटे तब उसका निर्देशांक कुछ और हो गया। मान लेते हैं इसे m1, इसे क्या मान लेते हैं m2। लेकिन एग्जैक्ट जो बुक मिलेगी दोस्तों, वो इसे क्या मान के देंगे, m और n। क्या मान के देंगे, m और n। इससे थोड़ा दिक्कत होती है दोस्तों क्वेश्चन को बनाने या समझने में, इसलिए दोस्तों मैं सीधा m और n m1 और m2 मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसका जो क्या है अंतर विभाजन, अंतर विभाजन का सूत्र, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, सेक्शन फार्मूला। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, सेक्शन फार्मूला। ये जो बिंदु है दोस्तों P, इसका निर्देशांक मान लें x और y, मान सकते हैं ना इतना।
क्योंकि दोस्तों किसी भी बिंदु का निर्देशांक x और y में ही डिनोट किया जाता है। ठीक, अब बात लेते हैं पहला x की। हम x ले रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों, m1 और m2 ऐसा लिख लीजिए, और नीचे भी क्या होगा, हमेशा m1 प्लस m2 होगा। ठीक, जब ये m1 है, जब ये m1 है, ठीक, ये इधर है, तो हम इसके साथ क्या लेंगे, इधर का लेंगे, हम इसके साथ इसका लेंगे। लेकिन जब हम x का निकाल रहे हैं तो हम x ही लेंगे। क्या कर रहे हैं, जब हम इधर ले रहे हैं, ये मतलब इस वाली रेखा का विभाजन, मतलब इस वाले अनुपात, ये वाला अनुपात ले रहे हैं, तो हम इसके सामने वाली भुजा मतलब इस साइड का लेंगे, अपोजिट साइड का लेंगे। लेकिन हमें याद रखना है, अगर हम x वाला निकाल रहे हैं, x का निर्देशांक ले रहे हैं, तो हम x वाला ही बिंदु लेंगे। क्या लेंगे, x वाला ही बिंदु लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब बात करते हैं m2। जब ये m2 ले रहे हैं तो इधर का हम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस m2 लिए तो इधर क्या बन जाएगा दोस्तों, x1। क्या हो गया, अब समझ में आ गया, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अगर यही पे होता दोस्तों क्या होता है, m और n होता, ये m और n होता, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन को जैसे दे दे, विभाजन करके दे दे, तो इसमें होता है दोस्तों m इसे माने कि इसे माने, क्या होगा, हम इसे माने कि इसे माने, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इसलिए दोस्तों मैं इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए दोस्तों इसलिए m1 और m2 मान लिया है। ठीक, x अक्ष का निर्देशांक हुआ, ये मतलब इस वाले बिंदु का निर्देशांक हुआ। अब बात कर लें y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसमें भी वही होगा, m1 m2 होगा बटे m1 प्लस m2। ठीक, हम अब y अक्ष का ले रहे हैं, मतलब y का निर्देशांक निकालना है, y का निर्देशांक निकालना है तो हम y वाला ही लेंगे। हम इधर का m1 लिया, तब y वाला ले लीजिए, क्या, y2 प्लस इधर क्या होगा, y1। ठीक, अब हो गया आपका क्लियर, अब हो गया आपका क्लियर। ये चीज़ मैं आशा करता हूँ, ये चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे, कर इस तरीके से आपको याद रहो या आप सीख लिए होंगे। ठीक, ये किसका है, अंतः विभाजन का है। ठीक, अगर ये वाली रेखा मैं कुछ ऐसे बढ़ा दें, ये हम कुछ ऐसे बढ़ा दें, ठीक, और कोई बिंदु यहाँ पे है, अगर ये बिंदु बाहर काट रहा है, मतलब बाहर से कोई विभाजित कर रहा है, तब उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा। ठीक, ये अंतः विभाजन का है। अब मान लेते हैं बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, ये अंतः विभाजन का तो पॉजिटिव था, लेकिन जब बाह्य विभाजन है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, कोई है नहीं, सेक्शन फार्मूला बहुत ईजी है। क्या लिखना है, m1 और m2 लिखना है बटे m1 माइनस m2 लिखना है। क्या, m1 माइनस m2, क्योंकि दोस्तों बाह्य विभाजन कर रहा है, हम क्या x निकाल रहे हैं, क्या x2 माइनस x1। ठीक, ये x अक्ष का निर्देशांक हो गया। अब बात कर ले y का, क्या होगा, m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m1 y1। ये 2 है, m2 y1। ठीक, यहाँ तक हो गया, कुछ क्लियर हुआ दोस्तों, यहाँ तक आपका बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात कर लें इसके आगे थोड़ा क्या दिया है क्वेश्चन को, और अच्छे तरीके से हम बनाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, जो कोई मतलब जो रेखा है, ये मान लेते हैं फिर से हम रेखा क्या, ए और बी। ठीक, हम रेखा को किस तरीके से दर्शाते हैं, मतलब लाइन को हम किस रूप में दर्शा सकते हैं। लाइन को हम 3 तरीके से दर्शा सकते हैं। पहला वाला क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक, ये पहला रूप है। और दूसरा रूप क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी, ये दूसरा रूप है। और तीसरा वाला क्या होता है दोस्तों, अगर एग्जाम में रेखा दे दे, इसमें पूछ ले कि इसमें रेखा कौन सी है। ठीक, तो ये उसके लिए है, हम रेखा को इस तरीके से दर्शा सकते हैं, मतलब इतने प्रकार की रेखाओं को हम पहचान सकते हैं। ठीक, तो क्या होगा, x बटे ए प्लस वाई बाई बी बराबर सी। क्या होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। क्या होगा दोस्तों, बराबर 1। ठीक, ये 3 तरीके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, यम है। यम को हम कैसे पहचाने, तो यम दोस्तों क्या होता है, यम होता है प्रवणता, प्रवणता या ढाल।
क्या होता है, प्रवणता, ढाल या आनत होता है। हम इसको यम को क्या लिख सकते हैं, हम यम को लिख सकते हैं यम बराबर क्या, y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2, इतना हम लिख सकते हैं। या इसी के बराबर हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बटे x1 माइनस x2, क्या इतना हम लिख सकते हैं। ये 2 है तो 2 ही रहेगा आगे नीचे भी। इतना हम यम को लिख सकते हैं, ठीक है, यम को हम इतना लिख सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों यम हमें इसमें निकालना हो, अगर हमें यही यम इस वाली रेखा में निकालना हो, इसमें यम बराबर प्रवणता, अगर इसमें प्रवणता निकालनी हो तो तब क्या होगा, क्या होगा, यक्ष अक्ष का गुणांक, यक्ष का गुणांक बटे y का गुणांक, क्या हो जाएगा, y का गुणांक। लेकिन क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक, y क्या होगा, माइनस में होगा। दोस्तों हमने प्रवणता भी सीखा, ये रेखा भी सीखा, किस प्रकार की रेखाओं को दर्शा सकते हैं, ठीक, ये रहा। लेकिन दोस्तों का इसमें क्या ढाल पूछ ले, थीटा दे दी, अगर इसमें पूछ ले tan थीटा, हमें 2 प्रवणताएं ज्ञात हो गई, ठीक। हम मतलब अगर हमें प्रवणता ज्ञात है, अगर हमें प्रवणता ज्ञात है और हमें tan थीटा पूछ ले 2 रेखाओं की, ये रहा, ठीक, AB और CD, ये 2 रेखा क्या, A1 x प्लस B1 y प्लस C इक्वल टू 0। अब इसका क्या देते, A2 x प्लस B2 y प्लस C इक्वल टू 0। हमारे पास 2 रेखा दे दे, ठीक। और इन दोनों की रेखाओं की प्रवणता क्या है, इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी दोस्तों, m1, और इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, m2, ठीक। ये 2 रेखाएं हैं, मतलब ये अभी एंगल पे आपको दिख रहा है, मान लेते हैं ये एंगल पे है, किसी एंगल पे झुकी हैं, तब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 प्लस m2, क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। 2 रेखाएं दे दी, किसी तल पे झुका हुआ है, ये ऐसे दिख रहा है, तो दोस्तों मान लेते कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। इसका क्या है, A1 x प्लस B1 y प्लस C इक्वल टू 0। इसका क्या है, A2 x प्लस B2 y प्लस C इक्वल टू 0। इसका क्या है, m1 है, और इसका क्या है, m2 है। अब आपको दिख रहा है, इसमें तो दिख नहीं रहा किसी एंगल पे झुका ही, लेकिन इसमें आपको दिख रहा है कि ये एंगल पे झुका है, ठीक। कितने एंगल पे झुका है, थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे झुका हुआ है दोस्तों, थीटा एंगल पे। और यही रेखा क्या है, ऐसे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी, जो ये थीटा यहाँ पे दिख रहा है, यही थीटा यहाँ पे भी आएगा, क्या आएगा, यही थीटा यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया आपका क्लियर, यहाँ तक आशा करता हूँ क्लियर भी होगा और समझ में भी आ गया होगा, ठीक। अब बात करते हैं, थोड़ा ऐसे आगे चलते हैं। और हमारे पास 2 रेखा, 2 बिंदु है, मतलब रेखा की A और B, ठीक। इसे हम क्या x1 और y1 मानते थे, और इसे क्या x2 y2 मानते थे। हमें 2 बिंदु दे दे और कह दे कि इस रेखा, मतलब जो बिंदु A और B के निर्देशांक दिए हुए हैं, 2 बिंदुओं के निर्देशांक है, तो हमें उसे रेखा ज्ञात करनी है, रेखा का सूत्र, रेखा का समीकरण। हमें 2 बिंदु अगर पता हो और कह दे उस बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो, तब क्या होगा दोस्तों, y माइनस y1 बराबर y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2, क्या x माइनस x1, यहाँ तक होता है। कितना, यहाँ तक होता है। और इसी में दोस्तों मैंने आपको बताया इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाता है, मतलब जैसे हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1, इसे x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। इतना हम इसकी जगह पे, मतलब इस वाले पार्ट की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, ठीक। और इसी में क्या होता है दोस्तों, y माइनस y1 बराबर का प्रवणता दे दें, अगर हमें प्रवणता दे दे तब हमें रेखा का सूत्र क्या होता है, ठीक। तब रेखा का सूत्र क्या हो जाएगा, यम क्या होगा, x माइनस x1, x माइनस x1। इसमें क्या दिया रहेगा, एक बिंदु,
एक बिंदु दिया रहेगा, ठीक। और क्या रेखा हमें ज्ञात करनी रहेगी, एक बिंदु दिया रहेगा और क्या प्रवणता दी रहेगी। इसमें क्या दो बिंदु, मतलब इसमें दो चीज क्या x और y दिए रहेंगे और इसमें क्या m भी दिया रहेगा। तब उसके लिए दोस्तों हम ये वाला फार्मूला लगा के आराम से रेखा का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लें थोड़ा और आगे चल के, थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक। हम यही अभी प्रवणता पे ही खत्म नहीं हुआ हमारा प्रवणता वाला टॉपिक, ठीक है। अब जैसे ये दे दिए, ए बी था, ये सी डी हो गया। इसे क्या मान, पहली रेखा है तो मतलब a1 x प्लस b1 y प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। अब इसका क्या था a2 x प्लस b2 y प्लस सी इक्वल टू 0। हम इसकी प्रवणता क्या मान लेते हैं, m2 मान लें, और इसकी प्रवणता क्या मान लेते हैं, m1। ये क्या है, दोनों रेखा मानते हैं समांतर है। क्या है दोस्तों, दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं, समांतर हैं। तब इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, m1 बराबर m2 हो जाएगा। जब दोनों रेखाएं समांतर हैं तब उनकी प्रवणता भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। उनकी प्रवणता भी समान हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब रेखा समांतर है तो इसमें क्या होगा, a1 बराबर a2 बराबर होगा, b1 बराबर b2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, ठीक। इसमें क्या मान लें, a मान लें, इसे हम क्या मान लें, b मान लें। हमने क्या इसकी प्रवणता m1 बराबर निकाल लेते हैं। m1 बराबर क्या बताया, x अक्ष का गुणांक बटे y अक्ष का गुणांक, लेकिन माइनस में क्या होगा, माइनस में a x अक्ष का गुणांक क्या है, a है, और y अक्ष का गुणांक क्या है, b1। लेकिन क्या है, दोनों a1 और b1 क्या है, बराबर है। हम a मान लिए और इसे हम क्या मान लिए, b मान लिए, ठीक है। m1 है। अब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी m2 बराबर क्या हो जाएगा, इसे भी a/b। क्या होगा, दोनों के प्रवणता क्या है, बराबर हैं। दोनों के प्रवणताएं क्या है दोस्तों, बराबर हैं, ठीक है। अगर इसी में दोस्तों मिटा दे रहा हूं यहां से और यहां पे सीखते हैं। अगर इसी में दोस्तों एक रेखा ऐसे दे दे और दूसरी रेखा ऐसे ए बी और सी डी, इसकी रेखा क्या हो जाएगी दोस्तों, a2x प्लस b2y प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। तो इसकी प्रवणता क्या है, m1, और इसकी प्रवणता क्या है, m2, ठीक है। अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तब उनका क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा दोस्तों, m1 इंटू m2 बराबर 1 के बराबर होगा। अगर समांतर की बात करें तो m1 बराबर m2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात कर लें थोड़ा और आगे चल के, कहाँ चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं और भी कुछ सीख लेते हैं इसमें। आज हम दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे फार्मूले आपको कवर करा देंगे, ठीक है। तो कल इसके क्वेश्चन भी कुछ देख लेंगे। दोस्तों क्या था, अभी ये लंबवत वाला फार्मूला बताया था, ये m1 और ये m2 करके था। तो उसमें दोस्तों क्या है, अगर लंबवत की बात कर ले उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। फार्मूला ठीक था दोस्तों, m1 इंटू m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 रहेगा। क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन दोस्तों मैंने जो बताया उसमें क्या पॉजिटिव में बता दिया था, लेकिन ये गलत है। लेकिन दोस्तों उसके लिए दोस्तों क्या, सॉरी, ठीक, गलती हो गई, ठीक है। लेकिन आप सुधार कर लीजिए। उसमें क्या होगा, m1 इंटू m2 बराबर क्या होगा, -1 रहेगा, ठीक है। यहाँ तक हुआ। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज भी सीख लेते हैं। नाम देते हैं बी सी। अब इसका निर्देशांक क्या मान लेते हैं, x1 y1 क्या होगा, x2 y2, और इसका क्या हो जाएगा, x3 y3, ठीक। अब कहते हैं इस जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, ठीक। तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 1/2, 1/2। अब इसके बाद दोस्तों शुरू होता है x1 से, x1। अब x1 ले लिया है तो x1 के साथ दोस्तों y हमेशा लगेगा। क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल में x के साथ y लगेगा। लेकिन हमने 1 लिया है तो 1 नहीं आएगा, 1 लिया है तो 1
y1 नहीं आएगा। तो y1 नहीं आएगा तो इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, y1 नहीं आएगा तो क्या आएगा दोस्तों, y2 माइनस y3। कहाँ से आएगा दोस्तों, y2 माइनस y3। अब देखिए सीरीज हमारा पकड़ लीजिए यहाँ से 1 2 3, क्या 1 2 3 ये हो गया ये x का। अब y बार क्या है x2, अब x2 नहीं है तो हमें क्या 3 से 2 है तो 3 से शुरू करेंगे। y3 के बाद दोस्तों तो है नहीं, y3 के बाद तो y4 है नहीं, तो क्या होगा y यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से शुरू किए यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, अब क्या होगा y1 आ जाएगा। क्या हो गया y1 आ गया। अब क्या बच रहा है दोस्तों, x3 बच रहा है, x3 बच रहा है तो x3 ये है। हम कहाँ पर थे दोस्तों, यहाँ पर थे। तो x3 के बाद दोस्तों y2 तो आएगा नहीं, तो x3 जब शुरू हुआ है यहाँ पे तब खत्म भी यहाँ से करेंगे, क्या होगा y1 माइनस y2। क्या हो गया, अब समझ में आ गया यहाँ तक। फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या 1/2, क्या लिखिए 1/2। अब इसमें क्या है, अगर हम x1 ले रहे हैं तो x1 के साथ हमारी सीरीज बननी चाहिए। क्या 1 है 2 3 बनेगा, क्या 1 है तो क्या बनेगा 2 3 बनेगा। ठीक, अब क्या प्लस में लिए तो x2 लिए तब क्या बनेगा 3 और 1 बनेगा, प्लस x3 लिए तब क्या बनेगा 3 के बाद 1 आएगा 1 और 2। ठीक, अब x लिया है तो x के साथ हमें x नहीं लेंगे, तो x के साथ हमें x नहीं लेना, क्या लेना है y लेना है। क्या y2 y3 हो गया, बन गया ये फार्मूला। अब इसका देखते हैं, क्या y3 क्या y1 हो गया। अब x1 लिए x3 लिए क्या y1 और ये y2 हो गया। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, यह फार्मूला था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। अगर इसमें दोस्तों क्या हम इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। क्या हम निकाल सकते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ निकाल लेंगे तो त्रिभुज का परिमाप वाला फार्मूला लगा के तो उसमें यस निकल आएगा। फिर हीरो वाला फार्मूला क्या यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी अंडर रूट में, वो उससे भी निकल आएगा, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हुआ। अब इसमें दोस्तों दे देता है जैसे बिंदु, क्या यह क्लियर होगा तो यहाँ पे दोस्तों एक कॉमन कर दे रहे हैं। ठीक, अब बात कर रहे हैं दोस्तों अगला वाला फार्मूला, क्या रेखा ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 और कहाँ x अक्ष और x अक्ष y अक्ष पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, बने त्रिभुज मतलब कुछ ऐसा है। ठीक, कुछ ऐसा है। अब रेखा ये रहा तो x अक्ष ये रहा, y अक्ष ये रहा। अब इसमें रेखा क्या है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। अब कह रहे हैं इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। लेकिन दोस्तों मेरे कोई पर बिंदु है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ यही एक बिंदु प्राप्त है, क्या 0 0 प्राप्त है, तो सबको ही पता रहता है। अगर ऐसा बन रहा है तो ये वाला बिंदु 0, लेकिन दोस्तों हमें इसका ना तो बिंदु पता है ना तो इसका बिंदु पता है, लेकिन हमें क्या रेखा पता है। क्या पता है, रेखा पता है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज ABC, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों c² बटे 2a और b, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हुआ। मतलब जब रेखा को मतलब x अक्ष और y अक्ष पे किसी रेखा द्वारा बना त्रिभुज होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा c² बटे अंडर रूट मतलब c² बटे 2ab, क्या होगा 2ab। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब बात कर लें दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसका संरेख ज्ञात करना। क्या इसका संरेख, अगर कोई तो 3 बिंदु एक संरेख में है, यहाँ तक हुआ। अब दोस्तों मिटा दे रहा हूँ ऊपर का, ऊपर वाला हिस्सा हो ही गया होगा। क्या दे दे x1 y1 x2 y2 और x3 y3, क्या बोल दे तीनों संरेख में है, तीनों बिंदु संरेख में है। तब जब संरेख में है तो दोस्तों त्रिभुज बनेगा ही नहीं। क्या होगा, संरेख में है मतलब मान लेते हैं
ये बिंदु है, एक बिंदु ऐसे जा रहा है, दूसरी वाला ऐसे जा रहा है और तीसरा ऐसे जा रहा है, तो त्रिभुज बन रहा है। संरेख मतलब एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं, तो संरेख बनेगा नहीं। जब संरेख नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? हमने फार्मूला बता दिया है, 1/2 अंडर रूट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, यहाँ तक होगा, यहाँ तक है। अब ये 0 है इसके बराबर, तो ये भी तो 0 हो जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो 0 बनेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 0 बराबर कितना हो जाएगा? ये फार्मूला हो गया आपके संरेख का। क्या होगा? ये फार्मूला हो गया आपके संरेख का। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। जब संरेख है दोस्तों, जब क्या त्रिभुज जब संरेख है तो कुछ ऐसा है, तो इसकी प्रवणता भी तो बराबर होगी। क्या होगी दोस्तों? इन मतलब जो 3 बिंदु दिए हैं, क्या ए बी सी, ये 3 बिंदु दिए हैं, ठीक, ए बी सी, तो इनकी प्रवणता भी बराबर होगी। क्या होगा? इन दोनों रेखाओं की प्रवणता क्या हो जाएगी? यमोन मान लेते हैं, तो यमोन क्या हो जाएगा दोस्तों? y2 क्या? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये हो गया। अब इसी के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसी के बराबर इसका ले लेते हैं क्या? अब इसका ले लेंगे तो y2 क्या है? ये रहा, क्या हो? y3 माइनस y2 बटे x3 माइनस x1 x2। अब इसी के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो गया। अब इसका ले लें, तीसरा और पहला का क्या हो जाएगा दोस्तों? y3 माइनस y1 बटे y क्या होगा? x3 माइनस x1 बराबर है, मतलब क्या लिख सकते हैं? m1 बराबर m2 बराबर m3। क्या होगा? तीनों की प्रवणताएं भी बराबर हैं। अगर संरेख हैं तो उनका क्या हो जाएगा दोस्तों? उनकी प्रवणताएं भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ तक हो गया, बात कर लें दोस्तों इसके आगे थोड़ा सीख लेते हैं। जैसे हमने त्रिभुज को ज्ञात किया था दोस्तों, ठीक, क्या ए बी सी, अगर इसके क्या मध्य बिंदु हैं, ये इसके मध्य बिंदु क्या? पी क्यू आर। अब इसका निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1, क्या होगा? x2 y2, इसका निर्देशांक क्या होगा? x3 y3। ठीक, इसे मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं। अगर हमें ए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो, हमें इस वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो, तब क्या हो जाएगा? हम मान लेते हैं ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा? अब देखिए दोस्तों, ये क्या? ये इसके पास में है, ये बिंदु जो क्या है, ये ऊपर वाला बिंदु इसके सबसे करीब में है। जब करीब में है क्या होता है? आप मतलब आपके रिश्तेदारी में कोई, अगर आपकी रिश्तेदारी है करीब में है, तो आप उसके यहाँ आना जाना रेगुलर बना रहता है, उसके यहाँ आना जाना बना रहता है, लेन देन भी बना रहेगा। ज़्यादा क्या होगा? दोनों करीब में होंगे। जब करीब में होंगे तो प्लस में जाएंगे ना, क्या होगा? x1 प्लस x2 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला इसके बीच क्या है? काफ़ी दूर है, ज़्यादा लंबी रिश्तेदारी, क्या ज़्यादा रिलेशन में काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, तो क्या लगभग दूरी मतलब खत्म होने के कगार पे, मतलब ये दूर ही है। ये क्या होगा? ये x अक्ष का मतलब x बिंदु हो गया। अब ये y वाला है, ये रहा। अब y वाला तो इसके करीब और ले लेते हैं, क्या? y1 प्लस y2 माइनस y3। ठीक, ये ए बिंदु का निर्देशांक हो गया। अब बात कर लें बी वाले का। हमने बी वाला लिया तो इसके करीब में, ये दोनों करीब में है, ये दूर है। ये वाला क्या है? दूर है, लेकिन ये दोनों क्या है? करीब में है इसके। तो करीब में करीब वाला हम जोड़ लेते हैं, क्या है? x1 प्लस x3 माइनस x2। ठीक, अब क्या होगा? y1 प्लस y3 माइनस y2। ठीक, अब इसी के साथ सी वाला भी हो जाएगा। तो सी वाला निर्देशांक क्या हो जाएगा? सी वाला किसके करीब में है दोस्तों? दूसरा और तीसरे के, क्या है? x2 प्लस x3 माइनस x1। ये हो गया अब क्या? y2 प्लस y3 माइनस y1। ठीक,
हमने इसके बिंदुओं के निर्देशांक आसानी से क्या कर लिए, पता कर लिए। ठीक है, अब बात करें कुछ और आगे चल के, और आगे कहाँ से क्या बनेगा दोस्तों। ये त्रिभुज हो गया, लेकिन दोस्तों इसमें एक और चीज़ पूछ लेता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे देखते दोस्तों, क्या त्रिभुज है, क्या है, ए बी सी इसके नाम है। तो इसका क्या, x1 y1, बी वाला क्या हो जाएगा x2 y2, इसका क्या हो जाएगा x3 y3। ठीक, अब आपको देखना है दोस्तों, जैसे ये बिंदु है, तो इस बिंदु के सामने वाली जो रेखा है उसकी लंबाई को हम क्या मान लें, ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ये बी है, तो बी वाले के सामने वाली भुजा की लंबाई क्या मान लिए, बी मान लिए। अब सी वाले भुजा के सामने की लंबाई को क्या मान लिए, सी मान लिए। क्या है, सभी स्मॉल में है, क्या है, सभी स्मॉल में है। और कह रहा है इसके जो अंता केंद्र बनेगा, मतलब ये जो वृत्त बनेगा, हमें इसके क्या ज्ञात करनी है, इस वाले का निर्देशांक ज्ञात करना है, इस वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है, मतलब अंता केंद्र। ठीक, तो अंता केंद्र वाला फार्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, इस वाले जो सी है, सी आप कैसे निकाल लेंगे, सी वाला पहले देख लेते हैं दोस्तों। सी आप कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला आपको पता है ना। फार्मूला आपको पता है, क्या हो जाएगा दोस्तों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये इन रेखाओं के बीच की दूरी का पता चल गया। ठीक, तो ये होगा सी। अब दोस्तों सब में ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये आपको मैंने बता दिया है कि बीच की दूरी का सूत्र ये होता है। ठीक, अब जैसे दोस्तों पता करना है, मैं यक्स अक्ष का दे दिया, मतलब यहाँ पे जो बिंदु होगा दोस्तों यक्स और वाई ही होगा, यक्स और वाई होगा। तो बात करते हैं यक्स का, यक्स का हम बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 है, तो क्या लिए, ए लिए, हमने ए लिया, तो ए के साथ क्या ले लेंगे, x1 ले लेंगे। हमने ए लिया तो इसके साथ पहला क्या लेंगे, x1 लेंगे, प्लस बी लिया तो बी के साथ क्या वाई वो x2 ले लेते हैं, क्या है x2। और सी लिया, क्या है, सी ए बी सी, ए बी सी। अब क्या बच रहा है, तीसरा वाला बिंदु बच रहा है, तो मतलब x3 ले लेंगे। बटन क्या आ जाएगा, a1 मतलब a प्लस बी प्लस सी। क्या हो गया, x अक्ष का मतलब x बिंदु का y वाला क्या हो जाएगा, a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बटे क्या हो, a प्लस बी प्लस सी। ये हो गया दोस्तों, कितना बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ तक सीख लिया। अब बात कर लें दोस्तों थोड़ा और आगे, जैसे हमारे पास 2 रेखा दे दे, ए और बी, और दूसरी रेखा क्या है, सी और डी। अब इसका क्या है, ए1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0। ये क्या है, a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 बराबर 0। ठीक, अभी क्या कर रहे हैं, जैसे ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं, आपको दिख रहा है समांतर हैं, क्या है, समांतर हैं। जब समांतर हैं तो दोस्तों इसके लिए जो बनेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 के, नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 के। तो क्या होगा दोस्तों, समांतर, क्या कोई हल नहीं। क्या होगा दोस्तों, हम इस वाली रेखा को सॉल्व करेंगे तो हमें कोई हल ही नहीं प्राप्त होगा, हमें x और y की वैल्यू ही नहीं पता चलेगी, क्योंकि दोस्तों a1 बराबर a2 बराबर है, क्या a1 बटे मतलब जो क्या है, a1 और a2 क्या है, बराबर है, b1 b2 पर क्या है, बराबर है। लेकिन जो c1 और c2 क्या है, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो हम रेखा का मतलब हल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों इसका आपको याद रखना, एग्जाम में दे देता है कि 2 रेखाएं दे देगा और उसमें पूछ लेगा b का मान, उसमें क्या पूछ लेगा, b का मान, या बोल दे कि ये दोनों समांतर हैं, क्या बोल दें ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसका कितने हल होंगे, नहीं होगा जब तक हमें ये पता नहीं रहेगा। ठीक, अगर ये रेखा कुछ ऐसे है, अब
समांतर वाला हो गया। बात करें यही रेखा कुछ ऐसे झुकी हुई है, क्या यही रेखा आगे चल के कुछ ऐसा झुकी हुई है, क्या ये रेखाएं क्या कुछ आगे चल के क्या करें, काट रही हैं। यहाँ पे जो क्या करें, काट रही हैं, मतलब क्या करें, प्रतिच्छेदित कर रही है। यहाँ पे बिंदु पी पे मान लेते हैं ये काट रही हैं। जब ये काट रही हैं तो इसके कितने हल बनेंगे, इसके एक ही हल बनेगा। इसका क्या बनेगा दोस्तों, एक हल बनेगा। ठीक, तब इसके वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, एक हल के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। लेकिन A1/A2 बराबर नहीं होगा। ठीक, क्या होगा, A1/A2 बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके कितने हल हो जाएंगे, एक हल हो जाएगा, एक हल और एक हल होगा। और क्या होगी, रेखा प्रतिच्छेदित करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर रेखा प्रतिच्छेदित करेंगे। ठीक है, अब जैसे बात कर लें दोस्तों, अगर यही रेखा क्या ऐसे एक ही रेखा ए बी और इसी पे दोस्तों क्या रेखा सी डी भी जाए, CD भी जाए। जब एक ही रेखा एक ही पे जा रही है, मतलब क्या समरेख है, एक ही पे जा रही हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे A1 बराबर A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 क्या होगी, तीनों बराबर हो जाएंगी। और इसके कितने, इसके अनंत हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे कि दोस्तों सभी बराबर हैं, सभी जगह पे काट रही है, यहाँ पर भी काट रहा है, यहाँ पर भी काट रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पे, मतलब ये बहुत सी जगहों पे काट रहा है, मतलब उसके अनेक हल होंगे। ठीक, और इसमें क्या था, जब ये रेखा प्रतिच्छेदित कर रहे थे, नॉट इक्वल टू A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब जब रेखाएं क्या हो जाए दोस्तों, समांतर हों, जब रेखाएं यहाँ पर समांतर हों तो क्या होंगी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तब इसके क्या एक कोई हल नहीं होगा, प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसके एक हल होगा। और क्या, जब समरेख हैं तो उसके क्या अनेक हल हो जाएंगे, उसके अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद दोस्तों थोड़ा और बचा तो नहीं, चाहे 10-15 मिनट और बचा हुआ है, वो देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं दोस्तों हमारे निर्देशांक ज्यामिति। आप भी उब चुके होंगे, ये लंबा लंबा वीडियो है। अब जैसे दोस्तों क्या बिंदु दे दे, क्या x1 y1 और कोई रेखा ऐसा गुजार दें, क्या अब इसका क्या हो जाएगा, AB। इसका फार्मूला क्या है, AX + BY + C = 0। ठीक, अब पूछ ले दोस्तों, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी D, क्या इसके और इसके बीच की दूरी पूछ ले, तब इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, मतलब एक बिंदु और रेखाओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा, x ax1 + by1 + c बटे अंडर रूट में क्या हो जाएगा, a² + b²। क्या हो जाएगा, ax1 + by1 + c, क्या ax1 + by1 + c बटे में a² + b² अंडर रूट में, ये मतलब एक बिंदु दिया हुआ है और एक रेखा दी है, उसके बीच की दूरी का ये फार्मूला है। ठीक, अब इसी का दोस्तों एक और फार्मूला, जैसे दोस्तों एक रेखा ये दे दे और ये रेखा दे दे और दोनों बोल दो क्या है, पैरेलल है, मतलब समांतर हैं, AB और CD। क्या है, CD। इसका वाला क्या होता है, A1x + B1y + C = 0। अब इसका क्या हो जाएगा, A2x + B2y + C = C2 = 0। ठीक, जब समांतर है, जब दोनों रेखाएं समांतर हैं तो क्या होगा, A1 बराबर A2 बराबर A और B1 बराबर B2 बराबर B, हमने पहले ही बता दिया। ठीक, तब इनके रेखाओं की बीच की दूरी, ये इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बीच की दूरी वाला सूत्र, तब इनके बीच की दूरी वाला सूत्र क्या बन जाएगा दोस्तों। ठीक, क्या होगा, C1 - C2, क्या होगा, C1 - C2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा, a² + b², a² + b² दोस्तों, ये हो जाएगा इनके बीच की दूरी का फार्मूला D बराबर। ठीक है, D बराबर इनके बीच की दूरी का फार्मूला इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर बिंदु दे दे और रेखा दे दे, उनके बीच की दूरी का क्या,
ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और क्या, दो रेखाएं अगर समांतर में हैं तब उनके बीच की दूरी का C1 माइनस C2 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं और भी कुछ आगे, जैसे चतुर्भुज दे दे, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या है, ए बी सी और डी। ठीक, अब इसका निर्देशांक क्या बनेगा, x1 y1, क्या है x2 y2, इसका क्या है x3 y3 और क्या x4 और y4। ठीक, अगर इसके हमें मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, ठीक, तो क्या होगा दोस्तों, ये त्रिभुज है, ये वाला भाग त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये वाला भाग आपको क्या त्रिभुज दिख रहा है यहाँ तक। ठीक, तो जब ये त्रिभुज को हमने दो भागों में काट दिया, समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये क्या है आइसोमेट्रिक है, मतलब हम इसको काट के इस पर ढक दें तो ये बन जाएगा एक त्रिभुज। तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। क्या बनेगा, त्रिभुज ए बी सी क्या कर देंगे, दोगुना करेंगे, तब हमारे समांतर चतुर्भुज क्या आ जाएगा, ए बी सी और डी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। और जैसे यहाँ तक ना बन पाए तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इनके और इनके बीच की दूरी सूत्र निकाल सकते हैं, इनके और उनके बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर इनके और इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। और समांतर चतुर्भुज वाला क्या फार्मूला होता है, क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्या, मतलब विकर्णों के गुणनफल का आधा, विकर्णों D1 इंटू D2 का आधा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। हमने आज कोऑर्डिनेट के सारे फार्मूले कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं परमानेंट के लिए। आपके धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर भी हो जाएंगे। ठीक, और हमारे वीडियो पर मतलब चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो आई भी हैं, कई एक एक क्वेश्चन की, कई छोटे छोटे टॉपिक की, कई पूरा टॉपिक ही ख़त्म है, साइंस भी कुछ क्लासेस ख़त्म है। ठीक, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।